The following table presents the details about the number of software development projects handled by two software companies A and B over 5 years from 2016 to 2020. Both the companies are engaged in handling both the government projects, that is GPS, as well as non-government projects, NGPS. Based on the data in the table, answer the following question. कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, अच्छे से डेटा को समझेंगे। 2016 ईयर में 17, 18, 19, 20 सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है, ए का कितना है 2016 में 180, 17 में 230, 18 में 360, 19 में 250 और 2020 में 300। इन डेटा को हमें यूज करने होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कंपनी बी के लिए क्या है, 2016 में 130, 17 में 320, 18 में 210, 19 में 190 और 20 में 350। आप चाहो तो डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं जहां सॉल्व करूंगा तो मुझे बोर्ड पे जाना पड़ेंगे ताकि आपके पास डेटा हो जाए। पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्या, ले लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ एल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय कंपनी है। क्वेश्चन का मीनिंग को बहुत अच्छे से समझनी है। क्या बोला है, अगर एल क्या शो करता है, एल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय कंपनी ए। कंपनी ए जितना प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी उसको एल से शो करते हैं इन 2018 एंड 19 टुगेदर। 2018 और 19 मिलाकर के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे उसको एल से शो करेंगे। एंड एम रिप्रेजेंट द 20% ऑफ एल। एल का जितना भी होगा उसका 20% को एम से शो करेंगे। देन जीपीएस जीपीएस मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। देन एल माइनस एम का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले हम एल निकाल लेंगे और बोला है कि एल जो भी होगा उसका 20% क्या है, एम है। तो एल का 20% निकाल लेंगे, जो निकलेगा एल और एम को माइनस माइनस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एल कितने होंगे, दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास डेटा है। कितना दिया है, 360 होंगे और कितने होंगे, किस में 18 में 250, बोला गया है 18 और तो 19, 360, हाँ 250। और 210 250 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बहुत आसान है। 610। हाँ, तो एल इज इक्वल टू 360, साथ साथ सॉल्व भी करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस 250 इज इक्वल टू कितना आएंगे, 610 हो जाएंगे। तो एम क्या बोला है, एम इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू 20% ऑफ एल। 20% ऑफ एल इज इक्वल टू 20 इंटू एल कितनी है, 610 है, तो 610 डिवाइडेड बाय कितना होंगे, 100। 100। सॉल्व करो कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना होगा 122। ये आपका एल निकल गया। क्या पूछा है, एल, ये आपका एम एल निकल माइनस एम। गया। एल माइनस एम पूछा है, कितने आसान नहीं है, 610 माइनस 122 कितना आएगा, 488। कौन से करेक्ट होंगे, 488 ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। बी। कितना आसान था, केवल समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल। अब डीआई समझ में आ रही है ना, कैसे करना है, बहुत आसान है। जी सर। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय कंपनी बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2017 टू 2019। कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे 2017 से 2019 के अंदर कंपनी बी के लिए।
तो कंपनी बी के लिए आपके पास सारा डेटा है। 2017 में कितनी है? 320 है। 2019 में कितनी है? 190 190 है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। -320 -190 बाई 320 सिंपल आपका जो परसेंटेज का कंसेप्ट है, इंटू कितना होंगे? इंटू 100%। यही करेंगे। इजिकल टू माइनस करें कितना आएगा? 130 बाई 320 इंटू कितना होंगे? 100%। सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल आउट। इजिकल टू कितना होगा आपका? 1300 बाई 32, या ऐसे काट दो, इसको और आसान छोटा कर देते हैं यहाँ पे इसी जगह पे। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 8 हो जाएगा। ये कितना होगा? 25 हो जाएगा। इजिकल टू 25 इंटू 13 बाई 8%। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 25 इंटू 13 625। 325 इसको मल्टीप्लाई 325 करना आसान भी है। 10 + 3 करोगे 13 की जगह पे, इंटू 25 कर दो। इजिकल टू कितना होगा? 250 + 75 इजिकल टू 325। ये आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये आपका आसान तरीका बन जाती है। 325 325 बाई 8%। इसको चेंज करो मिक्स फ्रैक्शन में, कितना आएगा? अगर इसको आप चेंज करते हो तो 325 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे कितने बच जाएगा? 432 कैंसिल आउट, ये माइनस करेंगे। 0 5 लिखेंगे, नहीं जाएगा। 0 लगाएंगे। जीरो करेंगे तो कितना होगा आपका? इजिकल टू मिक्स फ्रैक्शन में 40 एंड 5/8%। 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए का। क्वेश्चन 3 के लिए, द एवरेज नंबर ऑफ एनजीपीज, एनजीपी में बता दिया गया है नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। The average number of NGPs handled by the company B in 2017, 2016 and 17 together is 127. Then what is the total number of GPs, the government projects handled by the same company in 2016 and 2017 together? तो सारा डेटा आपके पास है, हम कल इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगा? आप क्या देखते हो? कितने कितने हैं आपका? 2016 और 2017, तो 2 इंटू 127 हो जाएगा। इसे बोल के रखा है 127 ईच, तो दोनों में कितना होगा? 2 इंटू 127। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ NGPs इन नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कितना होंगे? 2000 आपका कंपनी बी से 16 और 17 2016 और 17 के लिए, in 2016 and 2017, 2 into 127 इज इक्वल टू कितना आएंगे? 254। तो फिर टोटल नंबर ऑफ जीपीए मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैंडल बाय द सेम कंपनी इन 2016-17 टुगेदर कितना हो जाएगा आपका? 130 प्लस कितना होगा?
320 ये गिवन है आपका 130 और 320 ये दोनों डेटा हमारे गिवन है। और माइनस कितना करेंगे जो ऑलरेडी हो चुकी है कितना 254 कितना हो जाएगा ये आपका इजिकल टू ऐड करेंगे 450 माइनस 254 कितना आएगा 196 करेक्ट कौन से होंगे 196 ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 4 क्या बोला है in the number of project if the number of projects to be handled by the company A will increase by 20% from 2020 to 2021 by and by 5% from 2021 to 2022 what will be the number of projects to handle by company A in 2022 इसको भी हम जो डेटा दिया गया है उसको निकालेंगे क्या बोला है आपका 2022 में 2022 के बारे में क्या बोला जा रहा है इसमें कंपनी विल इंक्रीज 20% बाय 2020 टू 2021 एंड बाय 5% फ्रॉम 2021 to 2022 what will be the number of projects then be handled by company in 2022 तो परसेंटेज इसमें देकर रखा ऑलरेडी तो कंपनी आपका 22 अगर देखेंगे तो कितने होंगे 300 इंटू 20% के बोला इंक्रीमेंट बोला है 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इसके बाद कितना बोला है 5% बोला है तो 100 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 300 इंटू 120 120 by 100 into 105 by 100 100 कैलकुलेट करो कितना आ गया 2 जीरो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100 तो ये जीरो और कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से काटेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा उससे काटेंगे कितना होगा 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 378 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 378 ये आंसर है 378 किसमें है ऑप्शन ए करेक्ट What is the difference between the total number of projects handled by company A in 2016 and 2017 together and the total number of projects handled by company B in 2018 and 2020 together? तो आपके पास पूरा चार्ट है हम खाली इसको कैलकुलेट करेंगे अगर आप 2016 में और 2017 में कितने हैं 2010 और 210 और 350 और उसके लिए क्या है कितना है आपका बी के लिए कितनी है 180 और 230 इन दोनों को ऐड करके डिफरेंस निकालेंगे 210 प्लस 350 माइनस सर 210 और 350 कैसे आया
दिया है ना? उसने बोला ना 18 में कितनी है? सर 18 कहाँ दिया है? अच्छा बी के लिए कर रहे हैं पहले। और कितना दिया है? 350 दिया है ना? हाँ 350 बी के लिए। तो 210 क्वेश्चन करो ना, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ा देता हूँ. What is the difference between the total number of projects handled by company A in 2016 and 17 together and the total number of projects handled by company B in 2018 and 20 together? तो जो भी ग्रेटर होगा उससे माइनस करेंगे. तो 210 प्लस 350 माइनस 180 प्लस कितना होगा 230 इज इक्वल टू कितना होंगे 560 माइनस 410 इज इक्वल टू कितना होंगे 150. डी के क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर 150 ऑप्शन. सबसे इजी तो इन्होंने यही वाला दिया था, सबसे हाँ, क्वेश्चन लास्ट वाला। इजी नहीं, इजी सब होते हैं, आप खाली उसको अच्छे से समझोगे ना तो सब आसान लगेगा. इसीलिए बोल रहे हो, जैसे आपने 7-8 पेपर कर लोगे ना उसके बाद आपको बहुत आसान लग जाएगा. तो ये लास्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने कितना सही दिया है, इन दोनों को जोड़ लो और जो माइनस कर लो। सारे अच्छे ही होते हैं, आप कल जितना अच्छे समझोगे उतना आपका मतलब ज्यादा तो इजी ये लग. पेपर मैंने दिया था 2021 में, मतलब ये 21 जून 2023 में मैंने दिया था ये पेपर। उस समय नहीं कर पाए थे? मेरे 164 मार्क्स आए थे टोटल। कोई नहीं, कोई नहीं, आप अच्छे करोगे. अगला क्वेश्चन क्या बोला है? देखो, क्वेश्चन नंबर 6. Two numbers are in the ratio 8:5. If the 11 is subtracted from each of them, the ratio becomes 7:3. What is the product of the number? कितना आसान है. इसे करने के कई तरीके हैं. जब रेशियो दिए होते हैं तो नंबर को डायरेक्टली आप उसके साथ x जोड़ दो या k जोड़ दो, कोई उसका वैल्यूज हम निकालेंगे. तो मान लो नंबर के कितनी है आपका 8x और 5x है, क्योंकि आपका रेशियो देके रखा है. तो इसको हम 8k 5k या 8x 5x ऐसे मान लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे? लेट नंबर्स आर 8x एंड 5x, क्योंकि रेशियो देकर रखा है. और इसके बाद बोला क्या 11 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 80 मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x माइनस न्यू नंबर. अगर जब सब्सट्रैक्ट करते हो तो न्यू नंबर कितना होगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू 8x माइनस 11 एंड 5x माइनस 11, ये बनेगा. और क्वेश्चन में बोला है कि जो 11 माइनस करने के बाद जो न्यू रेशियो कितना बनेगा 7:3 बोला है. If 11 is subtracted from each of them, the ratio becomes 7:3. तो कितना बन जाएगा आपका 7:3 बनेगा. यानी कि 8x माइनस 11 बाई 5x माइनस 11 इज इक्वल टू कितना होंगे 7:3, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताइए कितना होता है आंसर. सेवन इंटू 5x माइनस 11 is equal to 3 into
8x minus 11. So 7 into 5x minus 11 is equal to 3 into 8x minus 11. कितना आया? मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. 35x minus 77, 24x minus 33. तो 35x minus 24x is equal to minus 33 plus 77. कितना है? x is equal to 11x is equal to 44. तो x is equal to कितना होंगे? 44 by 11 is equal to 4. तो x कितना हो जाएगा आपका? 4. तो न्यू नंबर कितना होगा? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, therefore so फर्स्ट नंबर कितना होंगे? 8x. तो 8 इंटू 8 कितना? x कितना आ गया? 4 इज इक्वल टू 32. एंड सेकंड नंबर, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए. समझ आया? इज इक्वल टू कितना होगा? 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. तो नंबर्स कितना हो जाएंगे आपका? 30, 32 और 20. प्रोडक्ट पूछा गया है, therefore product of the number इज इक्वल टू कितना होंगे? 32 इंटू 20. मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 640. ये आपका आंसर है. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 640 में? 640 ऑप्शन करेक्ट. कोई डाउट है? नो सर. अगला क्वेश्चन. What is the name of the principle which states that the students be neither bored nor work that is too simple nor too left behind by teaching they cannot understand? उस प्रिंसिपल का नाम पूछा गया है कि स्टूडेंट के लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सिंपल भी नहीं होना चाहिए और इतना भी टफ नहीं होना चाहिए कि उसको वो छोड़ दे. उसका नाम क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी. सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, या बताओ क्या होगा? सजेशन या रिवर्स थिंकिंग या प्रॉब्लम ऑफ द मैच. इनमें से कौन से होंगे? रिवर्स थिंकिंग. नहीं, रिवर्स थिंकिंग कैसे होगा? क्या बोल रहा है? जल्दी मत करो, पहले समझो. मैंने बोला कि क्वेश्चन समझ जाओगे तो आधे से ज्यादा वहीं पे हो गया. आप सिंपली सोचो. क्या बोल रहा है? आपको बहुत इतने इजी भी नहीं देना है कि अरे एकदम, जैसे तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए इतना आसान दिया जाए कि तुम मतलब उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगे, खाली एकदम बहुत बेसिक बेसिक दिया जाए, तुमको अच्छा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा आपको. या इतना टफ दिया जाए कि मतलब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो भी क्या मन करेगा करने का? कभी नहीं करेगा. तो क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ द मैच. ये प्रिंसिपल्स होती है कि प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए होता है. अब मान लो जो बच्चा अभी अगर जस्ट खाली 11-12 में गया है, उसको अगर IIT JEE का क्वेश्चन दे देंगे तो उसको अच्छा लगेगा? वो चीजों को पकड़ ही नहीं पाएगा. या फिर उसको अगर 6-7 का चीजें दे दी जाए तो भी क्या उसको अच्छा लगेगा? तो भी अच्छा नहीं लगेगा.
तो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ द मैच। ये प्रिंसिपल कहते हैं इसको, इसका जो नाम होती है, आप जब टीचिंग मेथड का अच्छे से दोबारा पढ़ना। प्रॉब्लम ऑफ द मैच जो होती है, ये आपका अंडरस्कोर करता है एक क्रूशियल नीड को एजुकेशन के लिए, जो इंस्ट्रक्शन देता है मैच करने के लिए एक इंडिविजुअल लेवल के जो जरूरत है, जिसका लेवल जितना लेवल है उस लेवल से उसको हमें आगे लेके जाना है। तो क्या होना चाहिए उसको, उसको कहते हैं उसका मैच करते हैं कि उसको एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट कहाँ किस जगह तक उसका लेवल क्या है। तो इन जिसको बहुत ज्यादा, जिसका शार्प है, जिसने काफी कुछ अच्छे से कर लिया है, उसको अगर इजी इजी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको उसको मूड नहीं करेगा, उसको मन नहीं करेगा करने का। तो उसको क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम ऑफ द मैच में वो कंफर्टेबल नहीं हो पाया। तो इस तरह से देखते हैं कि एक जो आपका जो एजुकेशनल जो आपका इंस्ट्रक्शन होती है, ये मैच करने होते हैं इंडिविजुअल नीड्स को, बच्चों के उसके एबिलिटीज को, जो छात्र होते जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के एबिलिटीज को। इसका ऐसा आप करते ही हो, अगर आप टीचर होगे ना, कहीं किसी को पढ़ाते होगे, तो आप पहले यही जज करते हो कि उसका इसका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देते हो उसको। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंसिंग करता है। ये देखता है ये कि एड्रेसेस करता है कि ये चैलेंजेस जो होगा, इतना बैलेंस होना चाहिए डिफिकल्टी लेवल, कि ये स्टूडेंट के लिए ना तो बहुत बोर हो, इतना सिंपल भी नहीं हो कि बोर हो जाए, बोर होके छोड़ के चले जाए, या फिर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए कि वो उससे कुछ हो ही नहीं पा रही है दोनों, फिर वो अपने आप को बहुत डम्प फील करेगा। तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल जो है एम्फेसाइज करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जहाँ पे आपका एडुकेटर जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनके स्ट्रैटेजीज ऐसे बनना चाहिए कि वो एकोमोडेट कर सके एक आपका डाइवर्स लर्निंग थिंकिंग को। डाइवर्स लर्निंग हम बताए थे आपको कि वो बहुत सारे ऑप्शन को सोचेगा, खाली एक ही जगह पे वो कंसंट्रेट नहीं करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व हो सकता है। तो उस हिसाब से हम डाइवर्स लर्निंग स्टाइल लेते हैं, उसका एबिलिटीज को लेते हैं, और उसका बैकग्राउंड जो स्टूडेंट के होते हैं उसको देखते हैं। अब जैसे किसी बच्चे का अगर बैकग्राउंड ऐसा है कि उसके उसे कई तरह के मतलब फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लग रहा है, वो पढ़ने में उसको बहुत रुचि लगता है, उसको सारे सारे स्कूल टीचर्स पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव मिले, इस तरह का चीजें होंगे, तो उसका अलग एक आपका बैकग्राउंड बनेगा। तो बैकग्राउंड को भी हम ध्यान रखने होते हैं। और किसी के पास अगर उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको धीरे धीरे हमको डेवलप करने होते हैं। तो ये इफेक्टिवली आपको जो एड्रेसिंग करते हैं प्रॉब्लम, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द मैच। ये नाम से ही इसको हम जानते हैं। तो एडुकेटर्स जो होते हैं वो क्रिएट करता है किसी पर्टिकुलर, जब आपका टीचिंग में या किसी को जब सिखाने जाता है, कुछ आपका टीच करने जाता है, या लर्निंग प्रोसेस से जब वो गुजरता है, मतलब किसी को कुछ लर्न कराता है, कुछ सिखाता है, तो ये देखता होता है कि जो एडुकेटर्स होते हैं वो क्रिएट ये यही उसका क्रिएटिविटी है, क्रिएट करते हैं कि वो इंक्लूसिव करते हैं, इंक्लूसिव मेथड से जाते हैं वो, कि लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाते हैं वो। और हर सिचुएशन में जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के लिए जो क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो अपना दिमाग भी लगा सके और उससे सॉल्व भी हो जाए, दोनों चीजें होना चाहिए। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ द मैच। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया? जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म। बहुत अच्छे से समझो, पहले पहले बात ये होती है कि क्वेश्चन का समझना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप इसको दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस भी लगाओगे, तो भी आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक्स। मैसिव ऑफलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऑप्शन सी है मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऑप्शन डी है मीडिएट मीडिएटेड ऑफलाइन ओपन कोर्सेस। तो आप जानते हो इसका आपका जो आंसर है वो है मैसिव मल्टीपल। ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये इसके बारे में आपने पढ़े होंगे कि मूक्स के बारे में, ये ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है, ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है एक रिवोल्यूशन इन एजुकेशन के लिए, क्योंकि हाई क्वालिटी के जो एजुकेशन होती है सबके पास सबको मिल नहीं पाता। तो लर्नर के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो आपका पार्टिसिपेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, उन सब के लिए ये बनाया गया है।
ये कोर्सेस आपका जो है एक्सेसिबिलिटी के लिए, और ये किसी को भी ले जो एक्सेस करना आसान हो जाता है इसमें। और खाली अगर आप किसी के पास अगर इंटरनेट का अगर कनेक्शन है तो वो अच्छे से, और इसके पास अगर जानने के सीखने की अगर बहुत ज़्यादा इच्छा इच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंटेंट उसको मिल जाती है पढ़ने के लिए। वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, जो फैकल्टी है उनके उनके ज़रिए डिस्कशन फोरम मिल जाते हैं, असाइनमेंट होते हैं, और ये अलाउ करते हैं लर्नर्स को एंगेज करने के लिए ये कोर्स मटेरियल के साथ, और अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस से वो कर सकता है वो। तो ये काफ़ी अच्छे सरकार की गवर्नमेंट की एक कोशिश है MOOCs। इसका पूरा नाम होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स करेक्टली रिप्रेजेंट द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्गुमेंट। दिया है, नो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आर कमर्शियल वेसल्स, so no warship are commercial vessels since all nuclear powered submarine are warship। आप इसके लिए आपको नीचे कोड दी गई है। तो इस कोड में आप सोचो कि क्या होगा। क्या क्या बताया गया है, नो न्यूक्लियर पावर सबमरीन और कमर्शियल आपका वेसल्स, ये आपको मतलब आप इसको पहला जो स्टेटमेंट दी गई है उसको पहले अच्छे से आप इसको समझो। इसको क्या बोला है कि नो न्यूक्लियर पावर सबमरीन और कमर्शियल वेसल्स, ये कमर्शियल वेसल्स नहीं होते हैं जो भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन होते हैं। उसके बाद पहला क्या है आपका नेगेटिव है, सो नो वॉरशिप और कमर्शियल वेसल्स सिंस ऑल न्यूक्लियर पावर सबमरीन आर वॉरशिप। तो इसके लिए कौन सा आर्गुमेंट होंगे, इसके लिए आपका होती है EAE3, सी ऑप्शन सही है। लॉजिकल रीजनिंग को जब आपने अच्छे से पढ़े हो उसमें आपको सारा चीज मिलेंगे इसमें। द अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए बैक्टीरिया द पॉपुलेशन ऑफ ए बैक्टीरिया कल्चर डबल्स इन एवरी 2 minutes। Approximately how many minutes will take it for the population of bacteria to grow from 1 to 500? तो 1 to 500 जाने हैं, कैसे होगा। खाली एक बात क्या बोला है, डबल इन एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो एक सीरीज बनेगा, क्या बनेगा, सीरीज क्या बनेगा, 18। 18। कैसा लगा आपने। जो बनेगा पहले में एक, फिर दो, फिर चार, दुगुना होता जा रहा है, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर क्या होगा आपका 64, उसका डबल 128, उसका डबल 256, उसका डबल कितना होगा 512 हो जाएगा। स्टार्टिंग तो 1 से शुरू होगा, उसके बाद आपका डबल डबल होता जाएगा। एक्चुअली ये जीपी बन रही है, तो जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1। ये मैथ के फॉर्मूला होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी टर्म को अगर पीछे का टर्म से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू आती है। जैसे कोई एक टर्म ले लो 1 छोड़ के, 2 के पहले क्या है 1 है, तो 2/1 2। इसके बाद कोई और टर्म ले लो, जैसे 8 है या 4 है, 4 के पहले क्या है 2 है, तो किसी भी टर्म को उसके पहले के टर्म से डिवाइड करो तो रेशियो सेम आएगा। ऐसे ही 8 है, 8 को अगर 4 से डिवाइड करोगे कि 8 के ठीक पहले क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2। ये जो वैल्यू है ये इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, ये आर हो जाएगा। तो अब इसका अप्लाई करेंगे, लास्ट टाइम कितने दिया है 512 दिया हुआ है लास्ट में,
तो ए एन कितनी है? ए एन इजिकल टू आपका हो गया 512। कॉमन रेशियो आर कितना हो गया? 2। और फर्स्ट टर्म ए क्या हो गया? ए जो पहला टर्म है ये आपका ए हो गया 1, जो फर्स्ट टर्म होता है। तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें अगर अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, ए इजिकल टू, ये फॉर्मूला होता है, तो ए एन इजिकल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। तो 512 इजिकल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब 2, 2 टू द पावर एन माइनस 1। अब 512 का अगर फैक्टर करोगे तो 512 क्या होती है? कितने बार है? 2 टू द पावर कितना होगी? अगर इसको आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो देखो, 2 से काटो कितना आएगा? 256। 2 से करो फिर से कितना आएगा? 128। फिर से 2 से करो कितना आएगा? 64। फिर से करो 2 से कितना आएगा? 32। फिर से 2 से करो कितना आएगा? 16। फिर से करो कितना आएगा? 8। फिर से करो कितना आएगा? 4। फिर से करो कितना आएगा? 2। और फिर से करो कितना आएगा? 1। तो कितने बार 2 आई बोलो? काउंट कीजिए कितने बार आया? 9 टाइम्स आए 2। 9 टाइम 9 तो 2 टू द पावर 9 इजिकल टू क्या होगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। अब दोनों ओर का बेस सेम है ना, 2 है। दोनों ओर का बेस कितनी है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। तो लॉ क्या कहता है? एक्सपोनेंट दोनों के इक्वल होंगे। तो एक्सपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड का कितनी है? 9 है। राइट हैंड साइड का एक्सपोनेंट कितनी है? n माइनस 1 है। तो 9 इजिकल टू n माइनस 1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? n माइनस 1 इजिकल टू क्या? 9 हो जाएगा। इससे n क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना? 10 आ गया। लेकिन फर्स्ट टर्म जो होगा उसको तो काउंट नहीं करोगे, क्योंकि उसमें तो आपका स्टार्ट ही हुआ है। 1 जो है वो फर्स्ट टर्म था, तो उसमें तो आपको कोई टाइम को काउंट नहीं करोगे। तो टाइम कितना आएगा? फर्स्ट टर्म एक बार छोड़ दोगे तो कितना होगा? n इजिकल टू तो आपका 10 हो गया, बट फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी काउंट, कैन नॉट बी, क्योंकि वहां से शुरू हो रही है। काउंट फॉर मिनट्स, फर्स्ट टर्म तो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 10 minus 1 is equal to 9. Hence, जो मिनट पूछा गया है, रिक्वायर्ड मिनट कितना होगा? 9 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 18। ये पूरा मेथड हुआ करने का। ये बोला ना एवरी 2 मिनट। ऑप्शन सी करेक्ट। आप कैसे 18 बोले थे? बिना किए कैसे किए थे? सर किए थे, ऐसे किए थे? ऐसे किया था, लेकिन आपका मेथड बहुत लंबा था। हाँ, तो लेकिन तभी अगर थोड़ी आप, बहुत पढ़ाई करी थी। हाँ, आप ही के पढ़ाए हुए कंसेप्ट ही हैं सर, पहले भी आप ही के उससे पढ़ाई की हुई है। हाँ, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में बता दूंगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इतने डिटेल में समझाया है। रिकॉर्डिंग में जाएगी ना तो काफी लोग ऐसे नहीं अगर आपने कभी, तो, हाँ नहीं आपने बहुत सारे शॉर्ट वो भी मेथड्स भी बताए हुए हैं ना मैथ्स के। हाँ शॉर्टकट ट्रिक्स, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स सबको नहीं आता।
तो क्या क्या होता है कि जो लोग रिकॉर्डिंग में देखते हैं उन लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि शॉर्टकट हम बहुत पहले बता के रखे हैं। तो मैंने पूरा डिटेल में जी सबने सर। समझा दिया। ट्रिक्स तो है ही, वो डायरेक्टली आ जाती है। जो इन्होंने ट्रिक्स पे पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो सारा है, जिनको देखना होगा वो देख सकते हैं, सारा ट्रिक में बता के रखा है। ये मैंने डिटेल में समझा दिया कि जिन लोगों को कंसेप्ट चाहिए रिकॉर्डिंग में वो देख सकते हैं। बाकी ट्रिक तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। अच्छे से समझे इसको क्या बोला है। पहले क्या इसमें है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज लिस्ट वन में, और लर्निंग स्टाइल, फिर क्या है आपका लेटरेशन, और फिर क्या है इंटरफेरेंसेस। ये आपका टेबल वन पे, लिस्ट वन पे है। लिस्ट टू में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन 11 के लिए बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक अप्रोचेस टू लर्निंग एंड स्टडिंग, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और लिस्ट टू के अगले स्टेटमेंट क्या है, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या बताया गया है, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसेस, ये देखो थर्ड ये है, a special kind of procedural knowledge knowing how to approach learning tasks। और फोर्थ में क्या बताया गया है, the processes that occurs when remembering certain information is hampered by the presence of other information। ये चार बातें आपको लिस्ट में, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप समझो कि बोल क्या रहा है। करना क्या है, जितने भी लिस्ट सेकंड में है इनके एक नाम है, इस नाम को लिस्ट फर्स्ट में दे दिया गया है। फिर आपको मैच करनी है कि किस नाम, किस फंक्शन के लिए कौन से नाम होंगे। इसे करने के लिए आप दो में से एक निकालो कि कौन सा होगा ही होगा या फिर कौन सा नहीं होगा, तो आपका आसान हो जाएगा। तो सर फर्स्ट वाले का थर्ड हो सकता है, अ स्पेशल काइंड ऑफ, ये वाला फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट क्या बोल रहा है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ये जो है। हम्म। और ए क्या बोल रहे हो कि थर्ड। थर्ड बता रहे हो, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज नोइंग हाउ टू अप्रोच लर्निंग टास्क, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का अगर थर्ड होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट में थर्ड एक ही है। तो ये मेथड कितनी ज्यादा फ्रूटफुल है कि अगर आपको आगे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थर्ड खाली आपका बी ऑप्शन में ही है ए के साथ, तो हो गया। बाकी आप चेक कर लो। बाकी क्या बी के साथ, क्या आपका बी के साथ फर्स्ट है इसमें, तो फर्स्ट क्या बताया जा रहा है, लर्निंग स्ट्रेटजीज। फर्स्ट का थर्ड हो गया ना। हाँ, फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब सेकंड का क्या बोला जा रहा है, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग इसके स्टाइल लिए में क्या फर्स्ट। होता है, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोचेस टू लर्निंग एंड स्टडिंग, ये आपका क्या लर्निंग स्टाइल हो गया। हम्म। तो बी के साथ क्या आपका मतलब इसमें बी के फर्स्ट साथ का वन। मैच कर गया। फिर सी क्या बोल रहा है, सी के साथ बोलो कौन सा मैच सेकंड करेगा। वाला। सेकंड। समझ आ गया। और द जी सर। स्पेशलाइजेशन ऑफ द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स। ओके। और फिर आपका और डी के डी साथ के फोर्थ साथ, ही है। समझ आ गया। तो कितनी जल्दी हम्म। आप इसको, देखने में लगता है लेकिन जब आप इसको समझते हो ना, स्टडी करते हो ना, तो बड़ा आसान लग जाती है। गिवन टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो अच्छे से इसको मीनिंग को समझना है, आप खुद निकाल लोगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव ए करिकुलम एज देयर प्राइमरी प्रोडक्ट, स्टेटमेंट वन है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहे हैं, concepts of lifelong learning can extend such provision, particularly through the use of new information technologies। अब आपको बतानी है ऑप्शन एबीसीडी में बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट वन करेक्ट स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, या स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट, या और
स्टेटमेंट 2 करेक्ट। बताओ इसमें से कौन से होंगे? दोनों ही करेक्ट है सर। दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि एजुकेशनल ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिपिकली आपका जो उसके पास होती है, करिकुलम होती है उसका एक प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के रूप में। तो ये करिकुलम क्या करते हैं, आपका आउटलाइन को देता है, जो कंटेंट होते हैं उनके, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम होते हैं, वो सर्विंग करते हैं फंडामेंटल आपका जो खासकर जो फाउंडेशनल जो पार्ट होते हैं, जो फ्रेमवर्क होते हैं टीचिंग के लिए, लर्निंग एक्टिविटीज के लिए सब होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो क्या, एजुकेशनल आपका प्रोविजन से, पर्टिकुलरली किसके जरिए, जैसे अब आप हम जैसे अभी मान लो कि नया लॉ आया है, तो नया लॉ को क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टडी तो कर रहे हैं, जितने भी यहाँ तक कि जो लॉ के जो एक्सपर्ट है वो भी स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे, वो नॉलेज को ले नहीं रहे। तो ये भी आपका कंसेप्ट आपका लाइफ लॉन्ग चलती है, जितने भी होंगे सारा लाइफ लॉन्ग हम क्या करते हैं, हम सीखते रहते हैं। ये क्या क्या होती है आपका, ये जो एजुकेशनल प्रोविजन पर्टिकुलरली थ्रू द यूज ऑफ द किसके जरिए, हम जैसे मैक्सिमम जैसे अभी जो न्यू चेंजेस आई है, हम में से कितने लोग हैं जो अभी 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 मतलब बुक खरीद लिए हैं? नहीं खरीदे ना। हम लोग क्या देखते हैं, हम न्यूज़ से देखते हैं, हम सोशल मीडिया से देखते हैं, मतलब क्या टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से पहले ही इस पे क्या करते हैं, इस पे हम फैमिलियर हो जाते हैं। हम मतलब जैसे अगले दिन का वेट नहीं करते, या कुछ टाइम का वेट नहीं करते कि बुक के रूप में आएंगे या पेपर के रूप में आएंगे, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा एडवांस है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो, आपने खाली एक पेपर सॉल्व करने के बाद देखो कितने ज्यादा अच्छे कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो ना पहले से। जी सर। अब देखो स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इंडिया, पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ द लर्निंग सिंस एंशियंट टाइम। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड लीव्स कॉपर लीव्स रिकॉर्ड्स, भोजपत्र जिसे हम कहते हैं, लिव रिकॉर्ड्स एंड स्क्रिप्चर्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ लर्निंग इन इंडिया। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बस ऑप्शन वही है, बोथ करेक्ट बोथ इनकरेक्ट, या फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट फर्स्ट इनकरेक्ट। बताओ। सर ए तो करेक्ट है, इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम। बी, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? जब एंशिएंट टाइम का बता रहा है तो देयर इज इंस्क्रिप्शंस ऑफ स्टोन्स एंड कॉपर लीफ रिकॉर्ड, तो मेरे ख्याल से दोनों ही सर करेक्ट होने चाहिए। आपने सुना है कि जो सम्राट अशोक ने बहुत से पत्थरों पर बहुत बुद्ध का इतिहास को खुदाई किए थे, हाँ, तो क्या था वो? एंशिएंट टाइम में। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स, पत्थर पे लिखी गई है ऐसे, जो हम्म। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध का अभी भी लिखे होते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाओगे तो पत्थरों में खुदाई करके, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, या जो मतलब माँ की स्तुति हो गए, मंत्र हो गए, लिखे मिलते हैं, तो पत्थरों में मिलते हैं ना। जी और सर। क्या बोला है, कॉपर में, ताम्र पत्र में लिखे होते हैं, कॉपर हाँ मतलब ताम्र पत्र। और भोजपत्र में भी लिखे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ। भोज। ऑप्शन ए बोथ करेक्ट। स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी हाफ। तो बोलो टू। कौन से होंगे? टू। नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको हम जेड से शो करते हैं, कभी कभी इसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसको हम दिखाने के लिए, अब जब इसको हम एन 1/2। एन लिखते हैं, और इसके बाद 0,1 लिखते हैं, इसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं।
ये एक स्पेशल केस होती है किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसमें हम अच्छा मीन को हम म्यू से शो करते हैं। मीन मतलब जो एवरेज होती है। मीन को ये सेंट्रल टेंडेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको रिप्रेजेंटिंग करते हो, ग्राफ से भी इसको दिखा देते हो। इस केस में क्या होती है कि मीन जो होती है हमेशा जीरो होती है। ये दिखाता ये है कि इंडिकेट करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर्ड होती है। सेंटर्ड होती है तभी क्या होती है, जीरो पे सेंटर्ड होती है, और ये हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ होती है। तो स्टैंडर्ड आपका जो डेविएशन सिग्मा निकालते हैं, इसमें सिग्मा आपको जानते हो कि क्या होता है, वो स्प्रेड करता है कि वेरिएबिलिटी कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में कितने वैरी करता है। तो यहाँ जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। मीन क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गिवन, समझ आ गया ना। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज assertion A, other is level as reason R। आपने ये देखा कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, assertion रिजल्ट बेस्ड हो गया, ऐसा क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाले तभी बहुत आएंगे, 10 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। हाँ, अब आप देखो धीरे धीरे, देखो जैसे जैसे आप पेपर्स को प्रैक्टिस करते हो आप कितना सही सही कर पा रहे हो। अभी तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, खुद ही महसूस होता है। जी सर। जी सर। और ये ना 7-8 पेपर सर करने के बाद तभी तो बोला था आप लाइव क्लास शुरू करें, उसमें नहीं समझ में आता है क्योंकि पेपर वन में ही सबसे ज्यादा मार्क्स पड़ जाते हैं, पेपर वन ही थोड़ा सा टफ पड़ता है। योगा वाला तो क्या रहता है, उसको लर्न कर ले, थ्योरी पढ़ ले, ऑप्शन जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सब कर ले, और पढ़ा हुआ रहता है तो इतना ध्यान में रहता है। और ये वाले को इतना पढ़ा हुआ नहीं है पेपर वन। 7-8 पेपर के बाद आप देखना कितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे। तो पेपर सॉल्व कर लो एक बार, इसीलिए तो डेली करा रहा हूँ कि वो आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छे इंप्रूव हो जाएगा। आप बहुत मतलब निकल ही जाएगा बहुत अच्छे। 50 में से 40 क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा, जब अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करके कर लेते हो तो। हाँ सर, कंसेप्ट समझ में आते जाएंगे ना हर क्वेश्चन के। हम्म। क्या बोला इसमें कि डिस्पाइट द फैक्ट्स दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब, द ओजोन डिप्लेशन इज सिग्निफिकेंटली प्रोनाउंस्ड ओवर द साउथ पोल। ये आपका एसेशन हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल ओवर द साउथ पोल मेक्स क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्डिंग आपका मेक्स क्लोरीन टू ऑक्सीजन बॉन्डिंग टफर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बोथ जानते हैं इसमें क्या होता है कि बोथ, पहला ऑप्शन क्या है कि बोथ करेक्ट है, और आर जो है सही व्याख्या है ए का। ऑप्शन बी में है कि ए और आर करेक्ट है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी में है आपका कि ए करेक्ट लेकिन आर इनकरेक्ट, और ऑप्शन डी में है ए इनकरेक्ट लेकिन आर करेक्ट। तो आप बताओ क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्लोब, the ozone depletion is significantly pronounced over the south pole। ये क्या है, सही है गलत है? करेक्ट है। ये करेक्ट है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो इवनली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर द ग्लोब। और ओजोन हम्म। ओजोन डिप्रेशन जो होती है, ओजोन लेयर जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या हो रही है आपका, प्रोनाउंस्ड होती है ओवर द साउथ पोल। ये भी सही है। ये हम्म। फेनोमेना क्या होती है हम सब जानते हैं इसमें, लेकिन जो इसका जो रीजन बताया गई है, क्या रीजन सही है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऐसा नहीं है, से बोला क्रिस्टल गया है ओवर कि द द साउथ प्रेजेंस पोल ऑफ ये नहीं आइस होता, आइस क्रिस्टल। हाँ, क्रिस्टल। तो ऐसा कोई बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो बोल रहा है, बॉन्डिंग को टफ करने के लिए जो प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल ओवर द साउथ पोल, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन होंगे? ये वाला होगा ना, ये ऊपर वाला।
A ए is correct, but R is not correct. मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गई। हाँ कितना अच्छे कर लिया बोलो तुमने। वेरी गुड। जी सर। Consider the following passage and pick the correct option in the light of the language function probably intended to be served. Question number 16. क्या दिया है आपका पैसेज में? A civil war is like the heat of fever, but a foreign war is like the heat of the exercise. The and इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल वॉर जो गृह युद्ध होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, और जो बाहरी देश का जो युद्ध होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मीनिंग क्या निकला? अ सिविल वॉर इज लाइक द हीट ऑफ ए फीवर। जैसे घर पे किसी को बुखार आ जाए, उससे बॉडी भी गर्म होती है, तो वो गर्मी। बट फॉरेन वर्ल्ड लाइक द हीट ऑफ द एक्सरसाइज। लेकिन लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तभी बॉडी गर्म होती है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? क्या बुखार की फीवर की गर्मियों में अच्छा होता है? वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन एक्सरसाइज से Foreign जो war is बॉडी, like heat of exercise. हाँ, जो एक्सरसाइज से जो बॉडी हीट Exercise. होती है, जो गर्मी होती है, वो तो अच्छी बात है। इसी को बताया गया है। हम्म और सिविल खाली मीनिंग समझने होते हैं, सारी चीजें अपने आप फिंगरप्रिंट पे आ जाती है। और सिविल वर्ड लाइक द हीट ऑफ ए फीवर, बट द फॉरेन वर्ड इज लाइक द हीट ऑफ द एक्सरसाइज। एंड हम्म सेवेंथ, टू कीप द बॉडी इन द हेल्थ। Health. फिर आपका डायरेक्टिव क्या है? अवॉइड सिविल वॉर। जो ए Do दिया not है, avoid अवॉइड war. सिविल वॉर, डू नॉट अवॉइड फॉरेन वॉर्स। बी क्या है? ये आपका इंफॉर्मेटिव में है। सिविल वॉर वीकेंस अ नेशन, फॉरेन वॉर्स स्ट्रेंथन अ नेशन। और सी क्या है? एक्सप्रेसिव, टू evoke sympathy towards civil war and disapproval of foreign war। उसके बाद आपको चूज करनी है। अब बताओ कौन से लगता है आपको एबीसीडी में? नीचे ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन है। सर A और B लग रहा है। कुछ किया हमने आपको, खाली मैंने मीनिंग समझाया, और तो कुछ नहीं किया। नहीं। एग्जाम में यही करने होते हैं, खाली आपने खाली मीनिंग समझा। और आपने क्या किया? आपने ए और बी बता दिया, जो सही आंसर बिल्कुल जी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि सी में क्या है? ए एंड बी ओनली। ए क्या बोल रहा है? डायरेक्टिव क्या बोल रहा है? अवॉइड सिविल वॉर, क्योंकि वो बुखार के गर्मी की तरह होती है। सिविल वॉर किसी देश उसका नेशन को कमजोर करता है। इंफॉर्मेटिव क्या है? जो आपका फॉरेन वॉर्स होती है, उससे आप अपने अपने रक्षा को बेहतर करते हो, मजबूत करते हो। हमने इतने सारे हमने अचीवमेंट किया अपने अपने रक्षा के क्षेत्र में। भारत एक मतलब एक सुपर पावर है, तो या और ज्यादा ग्रो कर रहा है। हम इतने ज्यादा जो हम बेहतर किए हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि क्योंकि हम फॉरेन वॉर से हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि फॉरेन के कोई बाहरी देश हम पे आक्रमण न कर सके। तो ये देश को हम्म क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। खाली मीनिंग समझ जाओगे तो कितना आसानी से निकाल पा रहे हो देखो सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 हाईलाइट। मैं थोड़ा धीमे बढ़ रहा हूँ। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 highlighted the need of education for values in removing intolerance, violence and superstition। तो इस तरह की जो चीजें होती है, जो इंटॉलरेंस हो गया, वायलेंस हो गया, सुपरस्टिशन हो गया, जो अंधविश्वास जिसे कहते हैं हम लोग, ये पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट टू क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 highlighted the need of education in upholding social, cultural and scientific principle। ये आपको दो बातें बताई गई, दो स्टेटमेंट है। अब आपको नीचे आपको क्या 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 नीचे आपको एबीसीडी दिया गया है। ए में क्या है? बोथ स्टेटमेंट ट्रू। बी में क्या है? बोथ स्टेटमेंट फॉल्स। सी में क्या है? वन फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। डी में क्या है? फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू। बताओ। सर मुझे तो सेकंड
ट्रू लग रहा है, फर्स्ट फॉल्स लग रहा है। क्यों? फर्स्ट क्या बोला है? हाईलाइट नेशनल किया उन्होंने, पॉलिसी ऑन नीड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन, हाँ, नीड ऑफ एजुकेशन हाँ। फॉर नेशनल वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑन रिमूविंग। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, नीड ऑफ एजुकेशन नहीं, ए करेक्ट है। ये करेक्ट है। तो आपने क्या गलती किया? आपने पूरा समझा नहीं। मैं बार बार बोले मीनिंग को, हाँ। मीनिंग को समझो। मीनिंग को समझ जाएगा, उसमें सारा कुछ एकदम पूरा ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं? हाँ, मतलब उन्होंने कहा है कि नीड ऑफ एजुकेशन, जरूरत है एजुकेशन की, बिकॉज रिमूविंग ऑफ इंटॉलरेंस, वायलेंस एंड सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन तो हम्म, मतलब क्या होती है? जो अंधविश्वास होती है। अंधविश्वास होती है, इन सबको दूर करने के लिए नीड टू, एजुकेशन की नीड जरूरत ऑफ है। एजुकेशन। क्या गलत है इसमें? सेकंड वन रॉन्ग। सेकंड वन क्या है? रॉन्ग के राइट? नहीं, रॉन्ग है ना। क्यों रॉन्ग है? तो आप दोबारा पढ़ो, क्या बोला है सेकंड में? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हाईलाइट टू नीड द एजुकेशन ऑफ सोशल कल्चर। अच्छा, दोनों ही करेक्ट हैं। फिर मैं तो कुछ बोला ही नहीं। बोथ है। आप इसको मीनिंग को समझते क्यों नहीं? बार बार मैं नहीं, बोल रहा हूँ। नीचे वाला समझ गई थी पहले मैं, वो मैंने पढ़ लिया, तो इसलिए पहले सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू ही बोली थी, पर फर्स्ट थोड़ा सा समझी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हैं। ये क्योंकि वहां एग्जाम पे भी यही बोल रहा है कि नीड टू एजुकेशन है अपहोल्डिंग सोशल कल्चरल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मतलब दोनों में ही वो पॉजिटिव ही बता रहा है। ये एग्जाम यही चाहता है कि स्टूडेंट कितना कितना आपका फोकस्ड है, कितना अवेयरनेस है उसके अंदर, कितना ध्यान से पढ़ रहा है चीजों को। एक ही बात को उन्होंने दो जगह अलग अलग तरह से बताया है। देखो, एक ही क्वेश्चन था, एक ही इंसान हो, नॉलेज आप में कुछ बढ़ा नहीं है अभी, लेकिन क्या किया आपने? आपने खाली ध्यान से पढ़ा तो आप सही आंसर तक पहुंच गए। जब ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे तो क्या हुआ? आप गलत आंसर तक पहुंच रहे थे। एग्जाम में भी यही लेकिन सर होता एक बात बताइए ना, है। जैसे अभी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय तो इतना कम टाइम रहता है, क्योंकि ये वाले पेपर में तो सबसे ज्यादा टाइम चाहिए रहता है। टाइम मतलब चाहिए मान होता के है चलिएगा आपका 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन जो है ना 100 के बराबर होते हैं। ये आपको लग रहा है। आपको जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप 10-12 पेपर, जैसे मैं सोचा कि मैं 20 पेपर आपको करा दूंगा एग्जाम तक। 20 पेपर करने के बाद आपका माइंड सेट ऐसा बन जाता है ना कि हर वर्ड को एक ही बार पढ़ेगा और समझ लेगा। हम्म। कल लास्ट क्लास से आज के क्लास में आपका आप में खुद में कुछ अंतर पा रही हो आप? जी सर। अभी तो आपका 2 क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, आगे कंटिन्यू करेंगे तो काफी आ जाएगा, वो तो आप सही बोल रहे हैं। फिर हो जैसे सकता है जैसे इतना टाइम ना लगे। जैसे हम जैसे मैं नीट का भी मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, जेई का भी कराता हूँ और बहुत सी चीज़ें कराता हूँ। शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है, लेकिन जब एक ही चीज को, एक ही पैटर्न को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम क्या कर रिपीट कर रहे हैं पैटर्न को, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपका आ रहे हैं, तो आपका माइंड सेट कैसे बन रही है? वो पहली बार में इतना डेप्थ समझ लेगा कि इसको दोबारा समझने की जरूरत न पड़े। यही प्रैक्टिस होती है, जी। इसलिए तो करा रहे हैं। थ्योरी तो आप पढ़े ही हुए हो, लेकिन थ्योरी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं क्वेश्चन में, यही प्रैक्टिस है। जी सर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जितना मैं बता रहा हूँ ना, उतना अगर आप ध्यान से कर लिए ना, तो आप 1 घंटे से पहले कर लोगे, सही सही करके आओगे। मैच द लिस्ट। लिस्ट वन में क्या बोला? 18, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए लैंग्वेज। देखो लिस्ट वन में लैंग्वेज इतना ध्यान से करो कि आपको एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, एकदम बहुत डीप से पढ़ो। लैंग्वेज, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और कल्चरल, ये आपका लिस्ट वन में है। लिस्ट टू में क्या बोला है? डिस्क्रिप्शन। इन्हीं को व्याख्या किया गया है। डिफरेंट एथिकल नोटेशन, uncertain answer, complex ideas, because of time term words। अब इसके बाद आपको नीचे आपको मैच कराने के लिए बोला है। इनमें से ऐसा करने के लिए आप किसी एक लेफ्ट हैंड साइड के किसी एक वर्ड को, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, उसके मीनिंग को राइट हैंड साइड के किसी एक व्याख्या से, एक एक्सप्लेनेशन से मैच कराओ जिसको आपको समझ में आ ही रही है। उनमें से एक ऐसा होगा जो कभी नहीं हो सकता, और एक ऐसा होगा जो बिल्कुल हो सकता है। तो जो भी आपको, आप इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो, कल उसको ढूंढो कि ये तो होगा ही होगा, ये तो, या फिर ये तो नहीं होगा।
जैसे मान लो हम बात करें अगर कि सर कम्युनिकेशन है, जैसे हाँ, कम्युनिकेशन का हो सकता है अनसर्टेन आंसर। कम्युनिकेशन का क्या हो जाएगा आपका अनसर्टेन आंसर। अनसर्टेन आंसर ये बोल रहे हैं आप। या हाँ, अनसर्टेन आंसर, जैसे कम्युनिकेशन का अनसर्टेन आंसर। और लैंग्वेज का बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड नहीं, ड्यूरेशन। अच्छा चलो करो। नहीं। हाँ, कल्चरल का डिफरेंट एथिकल नेशन, नहीं आ रहा समझ में। अनसर्टेन आंसर, कल्चर। नहीं आ रही है। एक कोई सी भी चीज अगर करेक्ट समझ में आए, जैसे ठीक है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज। ठीक है, चलो मैं आपको सबसे इजीएस्ट को पहले मैच कराते हैं, ठीक है, सबसे जो आसान है। कल्चर मतलब क्या होती है? संस्कृति होती है। कल्चरल या सांस्कृतिक जैसे रहता है, हाँ। इसका संबंध क्या होती है? अलग अलग एथिकल से होती है। हाँ, वही मैं बोल रही थी, डिफरेंट एथिकल नेशंस। तो डी के साथ क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा। डी के साथ फर्स्ट किस में है? बी में। मिल गया आंसर। हम्म। आपको नहीं आ रहा था तब भी मिल गया ना। हाँ, आपको नहीं आ रहा था तब भी आंसर मिल गया ना। तो सर कम्युनिकेशन का क्या रहेगा? अब तो बता रहा हूँ आपको। कम्युनिकेशन का तो मैंने सर्टेन आंसर ही नहीं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, ओके। अब मैं आपको सब समझा रहा हूँ। अब मैंने ये बोला कि एक जो श्योर होगा ही या फिर श्योर नहीं होगा, जो आपको आता है उससे पहले मैच करा लो। तो फिर आपको यह उससे क्या होगा कि आधा ऑप्शन तो कट ही जाएगा, जो मतलब मैच नहीं करेगा। और कभी कभी हम्म। क्या तो पूरा ही मिल जाती है। देखो पूरा मिल गया इसमें। अब देखो हम्म। लैंग्वेज क्या करता है? बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड्स होती है। हम्म। लैंग्वेज के साथ क्या होती है? लैंग्वेज जो भाषा होती है उसका संबंध क्या होती है? शब्दों के साथ होती है। हम्म। एक ही बात को अगर मैं लैंग्वेज जो शब्द होते हैं, आप सोचो कि जब कोई आपका साहित्यिक हिंदी का उपयोग करता है तो सुनने में कैसा लगता है? जैसे महाभारत का सीरियल हो गया, रामायण का सीरियल हो गया, वह जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि तातश्री, ए तातश्री, तो ये जो हम्म। शब्द सुनने में जैसा लगता है, अगर इसका हम कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो लगेगा वो चीज निकल के नहीं। आएगी। हाँ, मतलब बिकॉज ऑफ टाइम टर्म वर्ड्स, ओके। तो क्या होती है लैंग्वेज के साथ क्या निकलेगा? ए का हम्म। फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा। समझ आया? हम्म। मैंने दो बात बता रहा हूँ, एक तो मैं तो सबको सिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे होती है, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप सबसे एक को पकड़ लो जो आपको आ रही है, उससे भी आंसर निकल जाती है। हम्म। फिर क्या आती है? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में क्या होती है? आंसर आपको सर्टेन होती है क्या? नहीं नहीं। होती। संबंध में जो रिलेशनशिप होती है, कई जगह पे ये यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होती है कि सर्टेन आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है, अनसर्टेन ही आंसर मिलती है कुछ कुछ हम्म। जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे मिल भी जाती है। जैसे मान लो दोस्ती का, तो कोई हम्म। दोस्त बना। अब दोस्त में भी बहुत से, आप अगर मतलब सूक्ष्म तरह से पढ़ोगे, जैसे कहते हैं कि सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, हम्म। ये जो संबंध है, क्या हर दोस्त में हमें मिलती है क्या? नहीं। हम फिर उसमें दोस्ती का भी कैटेगरी करते हैं, ये तो नॉर्मल फ्रेंड है, ये तो बेस्ट फ्रेंड है, ये तो बेस्टी है, हम करते हम्म। कि नहीं करते? जी सर। तो क्या होते हैं वो? या ये हमारे बचपन का अनसर्टेन। दोस्त है। तो अगर संबंध में अगर सर्टेन आंसर होता तो खाली दोस्त होता। तो उसके इतनी सारी सी कैटेगरी बन जाती है, ये तो हमारे बचपन का दोस्त है, ये तो हमारा स्कूल फ्रेंड है, ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये सब चीजें कहाँ से आती है बोलो? आती है ना। तो क्या होती है जी ये? सर। सर्टेन नहीं होती है। अनसर्टेन। और जब अनसर्टेन। कोई बहुत ज्यादा हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम देते हैं कि सुदामा कृष्ण की दोस्ती इस तरह के देते हैं, तो क्या हुआ? ये अनसर्टेन हो गया। लेकिन अगर इससे अगर आप आंसर नहीं मिल पाता तो आप क्या करोगे? कल्चर से ले लिया आपने आंसर को। फिर क्या होता है? वो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा बोलो? कॉम्प्लेक्स आइडियाज। हाँ, कम्युनिकेशन में क्यों?
एक ही न्यूज देखते हो लेकिन 4 तरह की व्यूज बनती है कि नहीं बनती है? हाँ 4 मतलब 4 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अलग-अलग व्यूज बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, सबके अलग अलग रहते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होती है कि एक ही हमारे पास लॉ होते हैं, लेकिन एक ही संविधान होते हैं, एक ही लॉ होते हैं। उसी के आधार पे 2 अलग-अलग जो लॉयर होते हैं, जो वकील होते हैं, वो जिरह करते हैं। तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन में कॉम्प्लेक्स चीज़ें आई कि नहीं आई? हाँ देखिए, बात तो दोनों ही एक ही आपका संविधान के आधार पर ही आपका जो भी केस आपका जो जो कोर्ट में जो आपका जो जुडिशियल जो प्रक्रिया होती है, 2 हम्म अलग-अलग वकील अलग-अलग तरह से बहस का कोशिश करते हैं, अपने-अपने केस को हैंडल करते हैं। तो क्या हुआ? ये भी तो कम्युनिकेशन हुआ ना? आइडियाज़ को जी लेके सर। आते हैं अलग-अलग तरह से। तो ये कम्युनिकेशन क्या हो गया अब? हो गया आपका कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हो गए। उसी तरह से जो हम जब दर्शन की व्याख्या करते हैं, तो दर्शन की व्याख्या में कितने सारे बात आती है? आती कि नहीं आती है? जी हमारे सर। पास 6 दर्शन है, कुल मिला के 6 आपका आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक आपका और नास्तिक नास्तिक दर्शन है। दर्शन मिला के 9 दर्शन। इसमें से जो उपनिषद है, उपनिषद में मैक्सिमम जगह पे आपका आत्मा ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से करते हैं ना, उसके हम्म बोलते हैं। और दर्शन में भी आपका बात यही बोलते हैं, मोक्ष की ही बात करते हैं, लेकिन उनके बोलने का क्या होती है, सबके अपने-अपने कुछ अलग-अलग क्या होती है, आइडियाज़ होते हैं, कुछ अलग-अलग उनके मान्यताएँ होती है। जैसे जी सर। आपका जो नास्तिक जो दर्शन होते हैं, उनके अलग मतलब आपका आइडियाज़ होते हैं, उनका उनका जो जैसे चार्वाक दर्शन, चार्वाक एक कुछ और बात कहता है, लेकिन दूसरा दर्शन कुछ और बात कहता है। तो अपने-अपने उसका ये मतलब व्यूज़ है। तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा आपका ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हो जाएगी। फिर कल्चर तक बता दिया आप। जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। डिस्कस इसलिए कर दिया ताकि क्वेश्चंस पूरा समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में अगर आपको पूरा-पूरा नहीं भी आ रहा है, तो जो आपको आ रहा है, उससे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च पब्लिकेशन, आप बोलो, अगर ये पेपर आपने दे के आया था, उस समय समझ में आया था, जिस समय दे के आए थे? सर नहीं आया था तभी तो। अगर इससे ऐसे करके जाओगे तो आ जाएगा। तो पेपर कठिन था क्या? पेपर तो कठिन नहीं था। नहीं। In the context of research publication, what is the full form of SSCI? SSCI का फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका फुल फॉर्म होती है, ऐसा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है सोशल साइंस कंप्यूटिंग इंडेक्स, बी ऑप्शन है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, सी ऑप्शन है सोशल स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग इंडेक्स, डी ऑप्शन है साइंटिफिक स्टडीज कैलकुलेटर इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपका जो एस एस सी आई, ये आपका सोशल साइटेशन साइंस। इंडेक्स के लिए। हाँ, ठीक। ये वाइडली बहुत यूज की जाती है एकेडमिक आपका जो कम्युनिटी इत्यादि में, जो आपका पर्टिकुलरली जो मतलब आपका समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होती है। ये आपका वेब का सब लार्जर वेब ऑफ साइंस ऑफ डेटाबेस होती है, डेटाबेस में जब आप काम करते हो, और ये ट्रैक करता है साइटेशन को आपका। जब कोई इसको जानना चाहता है, तो और ज़्यादा जब इसको नॉलेज चाहते हैं, तो अलग-अलग डिसिप्लिन में जर्नल्स में ये आपका हाँ, काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी लिस्ट वन लिस्ट टू देखे रखा है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो एक्चुअली बहुत इजी है, बहुत आसान है। लिस्ट वन में क्या दिया है? टाइप ऑफ वेस्ट। लिस्ट में क्या है? एग्जाम्पल। लिस्ट वन में क्या है? टॉक्सिक वेस्ट्स, रिएक्टिव वेस्ट्स, कोरोसिव वेस्ट्स, इन्फेक्शियस वेस्ट्स। आपका सेकंड में क्या है? एसिड। सेकंड क्या है आपका? हाइपोडर्मिक नीडल। थर्ड क्या है? नाइट्रोग्लिसरिन।
फोर्थ क्या है? पेस्टिसाइड्स। तो इनमें से जो आपको आता है पहले उसको मैच करिए। टॉक्सिक वेस्ट क्या होती है? इनमें से अगर आपको टॉक्सिक वेस्ट लेना होगा तो क्या लोगे इसमें से? कौन सा आपको सबसे ज्यादा आसान लग रहा है ये चारों में से? टॉक्सिक वेस्ट से, रिएक्टिव वेस्ट से, मतलब इसमें से आपको सबसे आसान क्या होगा? टॉक्सिक वेस्ट अगर लेने लेंगे तो किसको लेंगे? टॉक्सिक वेस्ट क्या होती है? ये ऐसा वेस्ट होती है जिसमें आपको जो हार्मफुल, जो पॉइजनस होती है, चीजें होती है, जो विषाक्त होती है इंसान के लिए, जानवर के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, ये सारे क्या होती है? आपका टॉक्सिक वेस्ट पेस्टिसाइड। होती है। हाँ जी। आ गया। हम्म। ए के साथ क्या आएगा? फोर्थ आएगा। ए के साथ फोर्थ कहाँ कहाँ पर है? ए और बी में दोनों में है तो फिर पेस्टिसाइड। सी कट गया और डी कट गया। हम्म। आप चेक करोगे क्या? बी में थर्ड दोनों में है, डी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको सी और डी चेक करनी है क्योंकि बी, ए और बी दोनों में ही जो है बी के साथ थर्ड है। ये भी एक हम्म। तरीका होता है कि बी थर्ड हो ही जाएगा, रिएक्टिव वेस्ट क्या हो जाएगी आपका? नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपका भी नहीं, वो बी नाइट्रोजन में भी है, रिएक्टिव। ए में, बी में, दोनों में है। आपको हम्म। चेक करनी है सी और डी। सी में क्या है? सी में, सी के साथ फर्स्ट है। सी क्या बोलता है? कोरोसिव वेस्ट। एसिड। और किसके साथ जुड़ता है ये? एसिड के साथ। और हम्म। ये ऑप्शन ए में है। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? सी के साथ सेकंड है। सेकंड क्या है? इन्फ्लक्स हाइड्रोजन। फर्स्ट वाला हाइपोडर्मिक आंसर निडल। करेक्ट है। और ऐसे डी चेक करो। डी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में सेकंड बोल रहा है। डी क्या है? हम्म। आपका इन्फेक्शियस वेस्ट। सेकंड क्या है आपका? हाइपोडर्मिक निडल। और फर्स्ट क्या है आपका? एसिड। हाइपोडर्मिक निडल। तो हम्म। आपको इनमें से सी और डी में जो भी आ रहा है उसको पहले मैच कराओ। किसी एक को मैच कराओ। सी में से फर्स्ट है तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो खुद बता दिया ना, हम्म। ये करेक्ट है। हम्म। सर आज कोर्सिव। इतना ही करें। हाँ। कोर्सिव क्या होती है? जब एसिड रेन होती है तो क्या होती है? कोर्सिव होती है ना। हम्म। तो क्या होती है आपका ये? इसके साथ ये होगा। एसिड। तो हम्म। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक हाँ। हमने आज किया। इसके बाद हम अगले पार्ट में, कल के सेशन में हम इसके पेपर को खत्म कर देंगे। आप उसको नोट करो कि जो जो पार्ट आपका नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन रिवीजन करने की, उन टॉपिक को नोट करो करके उसको फिर आप घर पे रिवीजन करो। और उन टॉपिक को आप ये इकट्ठा कर लो, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर क्लासेस कर लेंगे। जी सर। थैंक यू।